हेलो एवरीवन। आरएम बीपीएससी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह और आज हम 29 नवंबर 2026 के करंट अफेयर करने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में एमओयू साइन किया है एयर इंडिया के साथ टू प्रोमोट द इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड। देखो, आप सबको पता है इनक्रेडिबल इंडिया करके कैंपेन चला था, बहुत पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था। ठीक है, ये हमारा इनक्रेडिबल इंडिया क्या था, एक तरीके से एक ट्रेंड था, या ये कह लो आप, ये स्लोगन था। ठीक है, जिसमें हम फॉरेन के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे। ठीक है, तो एयर इंडिया ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आता है, ठीक है, पर्यटन विभाग जिसको कहते हैं, पर्यटन मंत्रालय के साथ इन्होंने अभी एक समझौता ज्ञापन पे साइन किया है। समझौता किया है, बेसिकली आप कह सकते हो इंग्लिश में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, जिसमें एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दोनों साथ में मिलके प्रमोट करेंगे इंडिया को। किस चीज के लिए प्रमोट करेंगे? एज अ प्रेफर्ड ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, यानी कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे, पूरे ग्लोब से, पूरी दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आए। ठीक है, और इनक्रेडिबल इंडिया को फील करें। ठीक है, हमारा जो देश है उसमें घूमे फिरे और हमारे देश को महसूस करें कि कितनी यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, this agreement aims to leverage Air India's extensive domestic and international network along with Ministry's tourism promotion initiative to enhance India's global visibility, boost inbound tourism and strengthen India's position as a global aviation and transit hub। देखो, बहुत सारे चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। एयर इंडिया जो है, इसका बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है। ठीक है, फ्लाइट्स का आप सबको पता है, बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी है इंडिया की और बहुत पुरानी एयरलाइन कंपनी भी है। तो इसका जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो नेटवर्क है, ठीक है, फ्लाइट्स का, उसका इस्तेमाल करके जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है, दोनों मिलके इंडिया की ग्लोबल विजिबिलिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि पूरी दुनिया के सामने इंडिया को एक अच्छे डेस्टिनेशन के तौर पे दिखाएंगे कि यहां पर भी आप अच्छी अच्छी जगहों पे घूम सकते हो। इंडिया के टूरिज्म को, इन माउंट टूरिज्म को, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी घूमने की जगह है उसको बूस्ट किया जाएगा। इंडिया के अंदर के भी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाएंगे उनको भी इसका फायदा मिलेगा। एंड स्ट्रेंथन इंडिया पोजीशन, इंडिया की जो स्थिति है अभी पूरी दुनिया में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है अभी। उसको और सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया है ताकि इंडिया पूरे ग्लोबल लेवल पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। ठीक है, ये जो एमओयू है ये दिल्ली में साइन हुआ था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म और जो कल्चर के जो यूनियन मिनिस्टर हैं अभी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये राजस्थान से आते हैं। इन्होंने अभी ये न्यू दिल्ली में ये एमओयू साइन किया है एयर इंडिया के साथ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और एयर इंडिया ये दोनों मिलकर किस चीज पे कोलेबोरेशन करेंगे, यानी कि किस चीज पे दोनों साथ काम करेंगे, तो फटाफट से एक एक करके देख लेते हैं। पहला है ज्वाइंट ग्लोबल प्रमोशनल कैंपेन, यानी कि पूरी दुनिया में जो प्रचार प्रसार होगा इंडिया के टूरिज्म का, वो दोनों साथ में मिलकर करेंगे। दूसरा, को ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग, दोनों साथ में मिलकर किसी भी डेस्टिनेशन की मार्केटिंग करेंगे। तीसरा, टूरिज्म स्टोरी टेलिंग थ्रू डिजिटल एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स। देखो, किसी भी जगह को घूमने से पहले लोग क्या करते हैं उसके बारे में, आज तो इंटरनेट का जमाना है, लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं। ठीक है, और वहां की अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन के बारे में पता करते हैं, वहां से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये जो एयर इंडिया है, ये दोनों साथ में मिलकर टूरिज्म स्टोरी टेलिंग करेंगे। स्टोरी टेलिंग मतलब जो भी अच्छी घूमने की जगह है वहां से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो हैं, अच्छी अच्छी कहानियों को निकाल कर लेकर आएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के थ्रू इसको फैलाने का काम करेंगे ताकि और ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि आपके जो अखबार हैं, ठीक है, टीवी है, या और भी जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, वहां पर भी इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है टूरिज्म कंटेंट, टूरिज्म के रिलेटेड जो कंटेंट है कि आप कहाँ पे घूम सकते हो, अच्छी अच्छी जगहों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, एयर इंडिया के अंदर आप जैसे ही बोर्डिंग करेंगे, एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ेंगे, उसके जो इंटरटेनमेंट सिस्टम्स है, यानी कि जो स्क्रीन वगैरह लगे होते हैं सीट के पीछे, वहां पर भी आप इसका विज्ञापन यानी कि एड देख सकेंगे।
प्रमोशन और कहां से होगा? बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास मतलब जो टिकट्स मिलते हैं आपको एरोप्लेन में चढ़ने के पहले, उस बोर्डिंग पास पर भी आपको ये प्रमोशनल एड वगैरह प्रचार वहां पे देखने को मिल सकता है। एयरक्राफ्ट ब्रांडिंग, एयरक्राफ्ट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एयर इंडिया लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर कुछ कुछ आपको ब्रांडिंग या प्रमोशन से जुड़ी हुई कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड अदर कस्टमर टच पॉइंट्स, एयरपोर्ट पे जहां जहां भी कस्टमर्स आकर इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कोई मॉल हो गया या छोटे मोटे शोरूम्स हो गए, जहां पर भी कस्ट कंज्यूमर्स आते हैं, सामान खरीदते हैं या उस जगह को विजिट करते हैं, उन उन जगहों पे इसका प्रमोशन किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इंटरनेशनल टूरिज्म एग्जीबिशंस होते हैं, मतलब विदेशों में टूरिज्म एग्जीबिशंस होते हैं, प्रदर्शनी होती है बेसिकली अच्छी अच्छी जगहों की, आप यहाँ यहाँ घूम सकते हो। इसमें बड़ी बड़ी जो टूरिज्म कंपनीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एयर इंडिया मिलकर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। रोड शो करवाए जाएंगे अलग अलग दुनिया के बड़े बड़े शहरों में। एंड फैमिलियराइजेशन ट्रिप, एफएएम ट्रिप्स करवाए जाएंगे, जिसमें जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं उनको उन जगहों पे घूमने के लिए इनवाइट किया जाएगा, सेलिब्रिटीज वगैरह को, ताकि वो उस जगह को घूमें, उसको एक्सपीरियंस करें और दुनिया के सामने उस एक्सपीरियंस को बताएं, जिससे और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होकर इस जगह को घूम सकें। नेक्स्ट है इंगेजमेंट विद स्टेट टूरिज्म बोर्ड। स्टेट टूरिज्म बोर्ड जो है, हर स्टेट में एक टूरिज्म बोर्ड होता है, जैसे हिमाचल में हिमाचल टूरिज्म बोर्ड, उत्तराखंड में उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड, राजस्थान में राजस्थान टूरिज्म बोर्ड। तो जो अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा जो संचालित टूरिज्म बोर्ड होते हैं, इनको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहां से उनके साथ ये एंगेजमेंट करेंगे, उनके साथ मिलकर भी काम करेंगे। एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर, जो लोग भी टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनका घर चलता है, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि इसको और आगे अच्छे से बड़े लेवल पे बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं शर्मिला धनखड़। शर्मिला धनखड़ ने अभी इंडिया का सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का पैरा एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इंडिया के जो पैरा एथलीट है शर्मिला धनखड़, इन्होंने अभी इतिहास रच दिया है। इंडिया की पहली ये गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी है पैरा एथलेटिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स में वो होते हैं जो हमारे दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग यानी कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, वो इसमें जाते हैं। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, वुमेन शॉट पुट में, शॉट पुट जानते हो, जिसमें एक गोला होता है बड़ा सा, ठीक है, लगभग 7.5 किलो के आसपास का, और इस गोले को फेंकते हैं ये लोग। ठीक है, ये F57 इवेंट हुआ है 2026 कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये हम पहले के भी क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, इन्होंने सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो फेंका है 9.81 मीटर का, 9.81 मीटर का सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो फेंक के, और अभी इन्होंने अपने नाम गोल्ड मेडल कर लिया है। इनकी जो विक्ट्री है, इसी जीत के साथ इंडिया का 20 सालों का इंतजार खत्म हो गया पैरा एथलेटिक्स मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स का। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 20 साल पहले तक अभी तक इंडिया गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई है। पैरा एथलेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, बार बार ध्यान से आप इसको देखना, पैरा एथलेटिक्स। मैं कॉमनवेल्थ के जो मेन गेम्स होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पैरा एथलेटिक्स जहां पे दिव्यांग जो हमारे भाई बहन है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। शिल्पा के शैला, ये भी एक इंडियन है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, और इसी के साथ इंडिया ने डबल पोडियम फिनिश किया, यानी कि 2 पदक मिले हैं इंडिया को, एक के बाद एक, गोल्ड और सिल्वर पैरा एथलेटिक्स में, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, शर्मिला धनखड़ के बारे में जो अच्छा जरा जान लेते हैं। शर्मिला धनखड़ एक पैरा शॉट पुट एथलीट है हरियाणा से, और जो कि F57 क्लासिफिकेशन कैटेगरी में इन्होंने कॉम्पिटिशन किया था। ठीक है, इनको पोलियो, 2 साल की उम्र में इन्हें पोलियो नाम की बीमारी हो गई थी, और फिर 2020 में आके इन्होंने अपना पैरा एथलेटिक्स का कैरियर शुरू किया था एज अ एथलीट। 2022 में भी इन्होंने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, और वहां पे चौथे स्थान पे मेडल से चूक गई थी। और यहाँ पे फिर इन्होंने आज से 2022 के बाद 4 साल बाद अगले कॉमनवेल्थ गेम जो कि ग्लासगो में हो रहा है स्कॉटलैंड में, वहां पर इन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए गोल्ड मेडल जीत के इंडिया की झोली में डाल दिया है। नेक्स्ट है मेजर अचीवमेंट। इन क्या क्या कौन कौन से मेडल्स इन्होंने अब तक जीते हैं? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है अभी रिसेंटली 2026 में वुमेन शॉट पुट F57 में। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है फजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में। नेशनल चैंपियन ये रही हैं पैरा एथलेटिक्स में इंडिया में। फॉर्मर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रही हैं F57 कैटेगरी में ये। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। ईशा सिंह, ईशा सिंह ने अभी गोल्ड जीता है, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है ISSF वर्ल्ड कप 2026 में। अभी ये इंडिया की शूटर जो है ईशा सिंह, ठीक है, ये पिस्टल शूटर है,
इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है वुमेन के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में आईएसएसएफ में। देखो पिस्टल में अलग अलग कैटेगरीज होती है, 25 मीटर होता है, 10 मीटर होता है, 100 मीटर होता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 25 मीटर में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में अभी राइफल पिस्टल शॉटगन कैटेगरी में इन्होंने जिसमें से ये पिस्टल शूटिंग करती हैं। 2026 में अभी ये हुआ है हांगझू में, चाइना में एक शहर है, वहां पे इन्होंने 40 हिट्स किए हैं फाइनल मुकाबले में, और झांग यी को इन्होंने हरा दिया। चाइना की ही प्लेयर थी ये, और उन्होंने 2 नंबर दूसरे स्थान पर रही हूँ चाइना के प्लेयर 37 हिट्स के साथ। मतलब इन्होंने 40 निशाने भेदे हैं फाइनल मुकाबले में, और जो चाइना की जो एथलीट थी प्लेयर थी उन्होंने 37, ठीक है। तो 3 हिट्स का अंतर रहा है। ओलंपिक मेडलिस्ट जो मनु भाकर हैं वो 28 हिट ही कर पाई फाइनल मुकाबले में, जिसकी वजह से इनको ब्रॉन्ज से ही सेटिस्फाई होना पड़ा। और इसी के साथ इंडिया ने डबल पोडियम फिनिश किया। डबल पोडियम का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडिया ने 2 मेडल जीत लिए। ईशा सिंह का ये सेकंड आईएसएसएफ वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल था 2026 का, ठीक है, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, और इनका थर्ड आईएसएसएफ वर्ल्ड कप टाइटल था ओवरऑल। आज तक ये कितने, इसको मिला के ये 3 वर्ल्ड कप टाइटल जीत चुकी हैं आईएसएसएफ में, और 2026 में इनका ये दूसरा मेडल था। चलिए जरा ईशा सिंह के बारे में जान लेते हैं। ये हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, जो कि तेलंगाना राज्य के अंदर आता है, और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट पिस्टल शूटर्स में ये है अभी, ठीक है। इंडिया के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर्स में से एक है, जो कि 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में ये पार्टिसिपेट करती हैं। गोल्ड मेडल इन्होंने कहा जीता अभी 2026 में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ग्वांगजू चाइना में 25 मीटर में। फिर दूसरा गोल्ड मेडल आईएसएसएफ वर्ल्ड कप म्यूनिक 2026 25 मीटर पिस्टल में, यहां पर भी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था 43 हिट्स के साथ। ब्रॉन्ज मेडल आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल, और डबल सिल्वर इन्होंने जीता था एशियन गेम्स 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल के कंपटीशन में, ठीक है। तो बहुत सारे मेडल्स ये अब तक जीत चुकी हैं, एंड ऑल्सो इंडिया इज वेरी प्राउड ऑफ हर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को आप जानते हो सब, ठीक है। यूनेस्को का काम क्या है? यूनेस्को एड्स 4 न्यू इंटरनेशनल साइट्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। पूरी दुनिया में जितनी भी पुरानी चीजें होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, साइंस एजुकेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, उन सबको प्रिजर्व करने का काम और इन सब चीजों को बढ़ावा देने का काम करता है यूनेस्को, ठीक है। ये यूएन के अंडर काम करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ये काम करता है। यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, पता नहीं मैं इसका फुल फॉर्म भूल गया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यूनेस्को ने अभी 4 नए इंटरनेशनल साइट्स ऐड किए हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। 48th सेशन जो हुआ था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ठीक है, अभी ये कहाँ हुआ था? बुसान। बुसान कहाँ है? साउथ कोरिया में, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया मत समझ लेना, साउथ कोरिया की बात हो रही है यहाँ पे। यूनेस्को ने 4 नए इंटरनेशनल साइट्स जोड़े हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। हेरिटेज मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स या पुरानी चीजें होती हैं उनको हम हेरिटेज की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये 4 कौन कौन सी साइट्स हैं? तो पहला है वर्ल्ड वॉर 2 का डी डे लैंडिंग बीचेस, फ्रांस। वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड ये एक जगह है जिसको बोलते हैं डी डे लैंडिंग बीचेस, जो कि फ्रांस में है। दूसरा है माउंट ओलंपस, ये ग्रीस में है। तीसरा एंशिएंट कैपिटल ऑफ असुका एंड फूजीवारा, ये जापान में है। और चौथा है बोमा बैडिलिंगो माइग्रेटरी लैंडस्केप, और ये है आपका साउथ सूडान में। यहाँ पे इन 4 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। ये जो साइट्स हैं इनकी जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल वैल्यू है, मतलब पूरी दुनिया में इनकी इन जगहों को एडमायर करने वाले लोग हैं जो इन जगहों को पसंद करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? यूनिवर्सल वैल्यू, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म है OUV, ठीक है। क्योंकि इनकी कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है, हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है, और नेचुरल हेरिटेज है ये तीनों के तीनों, ठीक है। तो आप बस नाम याद रख लेना और कौन से जगह से बिलोंग करते हैं ये भी देख लेना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है इसमें उन जगहों को ऐड किया जाता है जो कि आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के में इन जगहों को पसंद करने वाले लोग रहते हैं, और इनको प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? कल्चरल हेरिटेज, मतलब ऐसी जगहों को हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है जिनमें कल्चरल हेरिटेज बनने का क्या हो, और आप कह सकते हो पोटेंशियल हो, जो कल्चरल पुराने कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हो। दूसरा नेचुरल हेरिटेज। तीसरा मिक्स्ड हेरिटेज, मतलब कल्चरल और नेचुरल दोनों को मिला के। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? तो यूनेस्को में 10 क्राइटेरिया है टोटल, ठीक है। क्राइटेरिया 1 to 6 कल्चरल हेरिटेज होता है। क्राइटेरिया 6 to 10 जो है हमारा
वो है नेचुरल हेरिटेज। दोनों मिला के टोटल 10 क्राइटेरिया है, और एक जो साइट है वो एटलीस्ट इसमें से एक क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना चाहिए, तब जाके उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। चलिए अब आते हैं सिक्किम से जुड़ी एक खबर है। आप सब जानते हैं सिक्किम एक जगह है नाथुला, ठीक है, ये एक पास है। एक्चुअली ये जो पास है पहले सिक्किम से भूटान जाने के काम आता था, लेकिन बाद में आपको पता ही है कि भूटान पर चाइना ने कब्जा कर लिया। तो आज के टाइम पे हम इसको इंडो चाइना बॉर्डर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में इंडिया और चाइना का ये बॉर्डर था नहीं, ये इंडिया और भूटान का बॉर्डर था बेसिकली। ठीक है, तो इंडिया और चाइना जो है वो दोनों रिज्यूम करेंगे। रिज्यूम मतलब फिर से शुरुआत करेंगे बॉर्डर ट्रेड को। पहले यहाँ से ट्रेड होता था, लॉकडाउन के आने के बाद, कोविड के आने के बाद, कोविड के खतरे को देखते हुए इसको 5 साल पहले बंद कर दिया गया था, और फिर से इसको शुरू करने जा रही है इंडिया और चाइना की गवर्नमेंट मिलकर। नाथुला पास, इस पास को बोलते हैं नाथुला पास। ये सिक्किम से चाइना को जोड़ती है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना जो है ये दोनों बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू करने वाले हैं हिस्टोरिकल नाथुला पास से, जो कि ईस्ट सिक्किम में आता है 1 अगस्त 2026 से। ठीक है, और 6 साल से ये जो पास है ये बंद था। 2020 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोविड की वजह से, कोविड के खतरे को देखते हुए इस पास से ट्रेड को बंद कर दिया गया था। और ये जो बॉर्डर खुलने वाला है, इस बॉर्डर के खुलने से जो क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स है, यानी कि जो बिजनेस है, वो फिर से शुरू हो जाएगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी यहाँ पे सिक्किम में, बॉर्डर एरियाज में। और यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिल सकेगी, इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, और ट्रेडर्स जो हैं उनको भी अच्छा खासा फायदा होगा। इंडिया की गवर्नमेंट के लिए भी फायदा है, इससे बहुत अच्छा खासा टैक्स आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को फायदा होने वाला है, और जो लोकल कम्युनिटीज है, बॉर्डर एरिया में रहने वाले जो लोकल लोग हैं, उनको भी इस पास के खुलने से बहुत फायदा होने वाला है। अब देखो इसकी लोकेशन कहाँ है। नाथुला पास एक स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास है, मतलब पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ एक पतला सा रास्ता है जो इंडिया और चाइना को आपस में जोड़ता है, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, ईस्टर्न हिमालयस में। ये सिक्किम को किससे, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो कि चाइना में है, उससे जोड़ता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4,310 मीटर, यानी कि 14,110 फीट की ऊंचाई पे है ये सी से, समुद्र तल से। माउंटेन रेंज कौन से में आता है, हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंज है ये। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का क्या है, ये पुराने जमाने में जो सिल्क रूट हुआ करता था, जहां से इंडिया और चाइना में ट्रेड होता था, ये उसी सिल्क रूट का पार्ट है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फ्रांस फुटबॉल, ठीक है, का जो फुटबॉल अथॉरिटी है, ठीक है, जो फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रांस में, द ऑर्गेनाइजर ऑफ द बैलों ड्योर। बैलों ड्योर क्या है, ये एक तरीके का आप कह सकते हो अवार्ड है। ठीक है, तो जो फ्रांस फुटबॉल है वही इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, इस अवार्ड को। उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया कि सिर्फ ट्रॉफी जीतने से, अगर कोई टीम ट्रॉफी जीत जाती है फुटबॉल की, तो उससे उसको बैलों ड्योर अवार्ड नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और ये इनका स्टेटमेंट अभी आया है 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। ऑर्गेनाइजर्स ने ये कहा कि जो प्राइमरी क्राइटेरिया है, जो सबसे पहला जो आप कह सकते हो नियम है, कि कोई किसी भी प्लेयर को ये अवार्ड कब मिलेगा, तो वो मिलेगा उसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखते हुए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मतलब उसकी खुद की पर्सनल परफॉर्मेंस कैसी रही है। डिसिसिव इंपैक्ट, उस प्लेयर ने टीम के परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट डाला है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है टीम में। एंड कंसिस्टेंसी, क्या पूरे मैच में उसने अच्छा खेला, 1-2 मैच में अच्छा खेल के फिर वो फ्लॉप हो गया, तब ये अवार्ड उसको नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी यानी कि पूरा कंसिस्टेंट रहे पूरे थ्रू आउट सीजन, पूरे सीजन में। ठीक है, तो उस टाइम पे उसको ये, वो अपने आप इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है। जबकि जो टीम की अचीवमेंट है और जो ट्रॉफीज है, वो सिर्फ एक इवेल्युएशन फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ये 3 हायरार्किकल क्राइटेरिया होते हैं इसमें। पहला इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, दूसरा डिसिसिव इंपैक्ट इन मैच, किसी भी मैच में आपकी वजह से क्या मैच का रुख पलट गया, ये देखा जाता है। तीसरा कंसिस्टेंसी, मतलब क्या आपने बिल्कुल एक लय में खेला पूरे सीजन में। और चौथा आउटस्टैंडिंग फुटबॉलिंग एबिलिटी, आपके स्किल्स को देखते हुए आपने आपके स्किल्स को कैसे प्रदर्शित किया, कैसे शोकेस किया पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, ये तो है प्राइमरी क्राइटेरिया। दूसरा आता है टीम परफॉर्मेंस, टीम ने कितने टाइटल जीते, टीम की सक्सेस में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, और कलेक्टिव अचीवमेंट, आपने अपने टीममेट्स के साथ मिलकर क्या अचीवमेंट्स शो किए मैच में, टूर्नामेंट में। ये होता है आपका सेकेंडरी क्राइटेरिया। तीसरा होता है स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप मतलब आपने फेयर प्ले किया, चिटिंग करने की कोशिश नहीं करी, प्रोफेशनल कंडक्ट रहा आपका, दूसरे जो अपने साथी खिलाड़ी है उनके प्रति रिस्पेक्ट भरा रवैया रहा आपका, लीडरशिप एंड क्लास ऑन एंड ऑफ द फील्ड।
मतलब मैदान के अंदर या मैदान के बाहर आपके जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो आप दिखने चाहिए। मतलब आपका किसी भी खिलाड़ी के प्रति कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। आप किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सामने खुद से लीड करो। ठीक है, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। अगर ये सारे क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तब आपको बैलों डोर अवार्ड से नवाजा जाएगा, वरना नहीं नवाजा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज, ये गवर्नमेंट करेंसी से रिलेटेड न्यूज है। गवर्नमेंट ने अभी, आरबीआई का एक पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट थोड़े टाइम के लिए चला के चेक करती है कि क्या ये हम इसको बड़े लार्ज स्केल पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया है आरबीआई का पायलट प्रोजेक्ट। 10 रुपए और 20 रुपए के पोलीमर के बने हुए बैंक के नोट जारी करेगी ये भी आरबीआई। पोलीमर मतलब यहाँ पे बेसिकली प्लास्टिक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इसको भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया जाएगा, और अगर ये सक्सेसफुल रहा, उसका रिव्यू बढ़िया रहा, तो इसको लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट उतारेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अप्रूव कर दिया है आरबीआई का जो प्रपोजल है, जिसमें आरबीआई ने प्रपोज किया था कि प्लास्टिक के बैंक नोट्स होने चाहिए 10 रुपए और 20 रुपए के। ठीक है, और इसको ट्रायल के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन मांगा था आरबीआई ने गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल दे दिया है आरबीआई को। अब आरबीआई जो है 100 करोड़ रुपए छापेगी 10 और 20 रुपए के। ठीक है, 100 100 करोड़ रुपए छापेगी, और इन नोट्स की ड्यूरेबिलिटी को चेक किया जाएगा कि क्या ये नोट सच में ड्यूरेबल है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, इनके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं या नहीं है, और ये जो है इंडियन क्लाइमेट के अंदर, इंडियन बारिश धूप धूल में क्या ये परफॉर्म कर पाते हैं या खराब हो जाते हैं, इन सब चीजों को चेक किया जाएगा मार्केट में आने के बाद। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि जो पुराने पेपर नोट है हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, इसका कोई प्रपोजल नहीं है हमारे पास, हम इसको उसमें एड ऑन करेंगे। ठीक है, पेपर नोट के साथ ये नोट्स भी चलेंगे अगर ट्रायल सक्सेसफुल हो गए तो। पॉलीमर के जो बैंक नोट्स हैं वो किससे बने होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ये उसको अच्छे से पढ़ लेना। पोलीप्राइपलीन, सॉरी पोलीप्रोपाइलीन, ठीक है, ये एक तरीके का प्लास्टिक मटेरियल होता है, ये इससे बनता है। जबकि जो पुराने जो हमारे जो अभी जो नोट आते हैं ये कॉटन पेपर से बनते हैं। ठीक है, जो कि पानी में भीगने पर आसानी से खराब हो जाते हैं, जबकि ये जो नोट है ये पानी में भीगने पर भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए इनके एडवांटेज देख लेते हैं। पहला, लॉन्गर लाइफ स्पेन, इनकी ऑब्वियसली प्लास्टिक के बने हैं तो ये जल्दी ना तो सड़ेंगे ना गलेंगे ना खराब होंगे। दूसरा, पानी धूल मॉइस्चर, ठीक है, इन सब चीजों से ये बचे रहेंगे। तीसरा, काउंटर फीट ड्यू टू एडवांस सिक्योरिटी फीचर, इनमें इतने अच्छे सिक्योरिटी फीचर होंगे कि आप इसको इसके जाली नोट नहीं छाप सकते, मुश्किल होगी जाली नोट छापने में। ठीक है, क्लीनर एंड मोर ड्यूरेबल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जहां पे ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, ज्यादा उमस होती है, उन जगहों पे ज्यादा मॉइस्चर होता है हवा में, जिसकी वजह से नोट जल्दी खराब होने लग जाते हैं। तो उन जगहों के लिए ये नोट बहुत परफेक्ट है। लास्ट, सेकंड लास्ट, लोअर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ओवर टाइम, ये जो नोट है पुराने वाले पेपर वाले ये बार बार खराब होते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बहुत खर्चा आता है इसको बार बार छापने में। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी मार्केट से आउट हो जाते हैं, बार बार यूज होने की वजह से खराब हो जाते हैं। तो इसका जो रिसाइकिल रेट है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, इन नोट्स का, और ये बार बार रिसाइकल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जल्दी खराब भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है स्विगी, यानी कि कंपनी से रिलेटेड है। स्विगी आप सब जानते हो, खाना तो आप ऑर्डर करते ही होगे आप सब, तो आपको पता होगा स्विगी एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिससे आप खाना अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्विगी ने रिसेंटली अपॉइंट किया है मिंत्रा की जो फॉर्मर, यानी कि मिंत्रा की पहले जो सीईओ रह चुकी हैं, ठीक है, नंदिता सिन्हा, उनको सीईओ नियुक्त किया है इंस्टामार्ट का। जैसे देखो इंस्टामार्ट जो है ना, ये ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है, मतलब इससे आप तुरंत 5-10 मिनट में 20 मिनट में कोई भी अपने घरेलू चीजों को मंगा सकते हैं। अब तो कपड़े वपड़े भी आने लग गए हैं। तो इंस्टामार्ट जो है ये स्विगी का ही क्या है, एक तरीके से कह सकते हो एक सब कंपनी है, स्विगी के अंडर ही ये भी काम करता है। ठीक है, तो स्विगी ने अभी रिसेंटली नंदिता सिन्हा को, फॉर्मर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ थी मिंत्रा की, उनको अपॉइंट कर दिया है इंस्टामार्ट के लिए। ठीक है, और ये 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभाल लेंगी, 3 अगस्त से ये काम करने लग जाएंगी स्विगी के लिए। और इनके पहले अमितेश कुमार झा थे जिन्होंने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। ये जो अपॉइंटमेंट है ये ऐसे समय पे आया है जब इंडिया का जो कंपटीशन है, इंडिया के क्विक कॉमर्स सेक्टर का, वो बहुत इंटेंस होता जा रहा है। दिन पे दिन नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, कंपटीशन गला काट होता जा रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से एक कंपनी दूसरे कंपनी से आगे रहना चाहती है किसी भी हाल में, तो ऐसी स्थिति में इनको लाया गया है। ठीक है, और कंपनीज जो हैं अपने
डार्क स्टोर नेटवर्क्स को बढ़ा रही हैं। डार्क स्टोर नेटवर्क मतलब देखो, पहले क्या होता था कि इंस्टामार्ट या जो स्विगी होते थे ना, ये दुकानों से टाई अप करते थे। जैसे कोई भी मोहल्ले की दुकान है, उससे टाई अप कर लिया, उसके यहाँ सामान उठाया और आपके घर में डाल दिया। ये काम था इनका, ये बीच में मीडिएटर का काम करते थे। लेकिन इंस्टामार्ट और ये जो ब्लिंकिट है, अब इन्होंने जितने भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने अब खुद के स्टोर बनाने शुरू कर दिए हैं। अब ये सीधा अपने स्टोर से आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं, और इन स्टोर को कहते हैं डार्क स्टोर नेटवर्क। ठीक है, जिससे डिलीवरी की जो टाइम लाइन है वो हो अच्छी हो गई है, और आप अब 24 घंटे भी कोई सामान मंगा सकते हो, अब रात को भी कोई सामान मंगा सकते हो। ठीक है, और जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, नंदिता सिन्हा के बारे में देख लेते हैं। नंदिता सिन्हा एक सीजन्ड बिजनेस लीडर है, यानी कि बहुत ही अच्छी बिजनेस लीडर रह चुकी हैं ये। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने आगे ग्रो करने में हेल्प करवाया है। पिछले 2 डेकेड से, पिछले 20 सालों से इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो किस में रहा है? कंज्यूमर में, कंज्यूमर इंटरनेट, ई कॉमर्स, रिटेल और एफएमसीजी सेक्टर में। ठीक है, ये 4 सेक्टर्स में इन्होंने बेसिकली काम किया है। और इंस्टामार्ट जो है, इंस्टामार्ट आप सबको पता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स ऐप आप कह सकते हो, प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप कोई भी चीज को ऑर्डर कर सकते हो और वो आपके घर पे एक विद इन टाइम लिमिट के अंदर पहुंचा देते हैं। तो नंदिता सिन्हा हो सकता है कि स्विगी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट, इन्होंने फिर पीछे कौन कौन सी कंपनियों में काम किया है? तो मिंत्रा, मिंत्रा के सीईओ रह चुकी हैं। फ्लिपकार्ट, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो ये अपने साथ बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आ रही हैं। ठीक है, और ये जो है इंस्टामार्ट को आगे जो नेक्स्ट फेज है उसके ग्रोथ का, उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। और ये इसका जो मार्केट प्रेजेंस है इंस्टामार्ट का, इसकी मार्केट प्रेजेंस को और बढ़ाने का काम करेंगी। यूनिट इकोनॉमिक्स को बढ़ाएंगी, यानी कि हर प्रोडक्ट पे, हर एक प्रोडक्ट पे कितना फायदा हो रहा है उस फायदे को बढ़ाने का काम करेंगी। एंड स्ट्रेंथनिंग कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर्स जो हैं उनको हमेशा शिकायत रहती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर, तो वो इन शिकायतों को दूर करने की हेल्प कोशिश करेंगी, जिससे कंज्यूमर्स का जो एक्सपीरियंस है, कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस क्या रहे? अच्छा रहे। ठीक है, चलिए, इंस्टामार्ट के बारे में पहले आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये स्विगी ही रन करता है इसको। और ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि डिलीवरी करता है ग्रोसरीज, मतलब जो आपके राशन का सामान हो या घरेलू जो चीजें होती हैं। ठीक है, खाने पीने की चीजें हो गई या हमारे किचन का जो भी सामान होता है, उससे आप सब कुछ डिलीवर कर सकते हो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही कम टाइम में। नाउ जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये भी। गवर्नमेंट एक्सटेंड एनटीपीसी सीएमडी गुरदीप सिंह टेन्योर बाय 6 मंथ। एनटीपीसी आप जानते हो, एनटीपीसी जो है ये एक, आप कह सकते हो गवर्नमेंट कंपनी है। ये बेसिकली एक कंपनी है, पीएसयू है, और ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, अभी इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम था गुरदीप सिंह, गवर्नमेंट ने इनको 6 महीने तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। ठीक है, 31 जुलाई 2026 को इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, इनका टेन्योर, लेकिन गवर्नमेंट ने अगले 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। ठीक है, और ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को अप्रूव किसने किया है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी ने। आपको पिछले 3-4 लेक्चर्स में बार बार एसीसी आ रहा है, यानी कि एसीसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप एसीसी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है आप उसको देख डालिए, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। तो एसीसी के रिकमेंडेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रिकमेंडेशन पे इनको अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि एनटीपीसी का मेन काम यही है, पावर जनरेशन। ठीक है, एनटीपीसी पावर जनरेट करने का काम करती है। तो ये जो है ऑर्डर इफेक्टिव कब तक रहेगा? अंटिल रेगुलर इनकम्बेंट एज्यूम चार्ज, फर्दर ऑर्डर्स आर इशूड और फॉर 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, या तो जब तक अगला ऑर्डर नहीं आ जाता इनको हटाने का, या फिर जब तक 6 महीने पूरे नहीं होते, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तब तक ये एनटीपीसी के सीएमडी रहेंगे, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। गुरदीप सिंह जो है एनटीपीसी इंडिया का जो लार्जेस्ट इंडिया की पावर जनरेशन कंपनी है, जो बिजली पैदा करने का काम करती है, 2016 से ये इसको लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, तब से ये इसके हेड बने हुए हैं। गुरदीप सिंह जो है, इन्होंने एनटीपीसी का सीएमडी 2016 से लीड किया है। और कंपनी का जो हैज लेड द कंपनी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन इन बोथ थर्मल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और कंपनी को एक्सपेंड किया इन्होंने थर्मल एनर्जी के फील्ड में भी, यानी कि जो थर्मल एनर्जी आप सब जानते हो, कोयले से जहां पे बिजली बनाई जाती है, ठीक है, उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जहां पे विंड या फिर सोलर आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? विंड एंड सोलर, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन दो फील्ड्स में इन्होंने एनटीपीसी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है गुरदीप सिंह ने।
इनके कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने एनटीपीसी के जो भी पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम किया है, इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम किया है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को इन्होंने प्रमोट किया है, मतलब हाइड्रोजन से बिजली बनाने का काम। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हमारे देश में पहले क्या था, एनर्जी को स्टोर करने की बहुत समस्या थी, एनर्जी हम पैदा तो कर लेते थे लेकिन उसको स्टोरेज सिस्टम की बहुत कमी थी हमारे पास, उसको भी डेवलप करने में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। न्यूक्लियर पावर एंड ई मोबिलिटी इनिशिएटिव्स। ई मोबिलिटी मतलब यहाँ पे ई व्हीकल की बात हो रही है, ई कार्स या जो भी ई मोटर व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स हैं, उनको उनके आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। न्यूक्लियर पावर को भी इंडिया में क्लीन न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि न्यूक्लियर पावर की मदद से बिजली पैदा करने, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने में उन 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 सारी टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने में इन्होंने हेल्प करा है। सपोर्ट फॉर इंडिया नेट जीरो एंड क्लीन एनर्जी गोल। नेट जीरो आप जानते हो, नेट जीरो का मतलब है कि कोई भी देश जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन आप जानते हो पोल्यूशन का कारण होता है, जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है क्या हम उतना ही कार्बन अपने यहाँ क्या कर ले रहे हैं, प्रोसेस कर पा रहे हैं, मतलब उस कार्बन को सोख पा रहे हैं, खत्म कर पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नेट जीरो। तो इंडिया का जो नेट जीरो का गोल है वो है 2070 का। इंडिया ने बोला है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन को अचीव कर लेंगे, ठीक है, मतलब क्लीन फ्यूल की तरफ इंडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसमें इंडिया अपने सोलर पावर, विंड पावर और न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। तो इन्होंने इन सारी फील्ड्स में इंडिया को जो भी एनटीपीसी के जो भी ब्रांचेज हैं, जो भी एनटीपीसी के ब्रांच कंपनीज हैं, उनको आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ये न्यूज भी हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट, आज दिन का हमारा जो लास्ट करंट अफेयर है वो रिलेटेड है हमारा इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड है। साउथ अफ्रीका लॉन्चेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन ईटीए फॉर इंडियन ट्रेवलर्स। साउथ अफ्रीका ने क्या लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन फॉर इंडियन ट्रेवलर्स, मतलब इंडिया से जो भी ट्रेवलर्स साउथ अफ्रीका घूमने जाएंगे, ठीक है, वो डिजिटल ट्रेवल अप्रूवल ले सकते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर, ठीक है, थ्रू अ फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस। इसमें इनको कहीं ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारा का सारा प्रोसेस मिल जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथोराइजेशन। ये जो ईटीए है इसको डिजाइन किया गया है टूरिज्म के लिए, और जो कुछ बिजनेस या मैन या जो विजिटर बार बार जाते हैं साउथ अफ्रीका किसी काम के लिए, वो 90 दिन तक इस अप्रूवल को लेने के बाद वहां पे आराम से इजिली रह सकते हैं, और बार बार उनको वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इंडियंस के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है ये, जो भी लोग वहां पे घूमने जाना चाहते हैं। इनिशियली ये जो फैसिलिटी था is available for entry for through OR Tambo International Airport, जोन्सबर्ग केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड लेंसेरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, ये जो फैसिलिटी है स्टार्टिंग में सिर्फ 3 एयरपोर्ट पर ही दी जाएगी, जो कि है ओआर टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जोन्सबर्ग में है, केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वहां की कैपिटल है साउथ अफ्रीका का केप टाउन वहां पे है, और लेंसेरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 3 एयरपोर्ट पर ही ये फैसिलिटीज दी जाएंगी शुरू शुरू में, बाद में इस फैसिलिटी को और एक्सटेंड करके बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ईटीए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। ईटीए एक ऐसा डिजिटल ट्रेवल परमिशन होता है जो कि ट्रेवलर के पासपोर्ट से जुड़ा हुआ होता है। इसमें आपको वीजा का स्टिकर लगवाने की जरूरत नहीं है एम्बेसी जाके, ठीक है। जो भी एलिजिबल ट्रेवलर्स होते हैं वो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही उनको अप्रूवल मिल जाता है कहीं पर भी ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। और ये फुल्ली डिजिटल होता है, आप अपने घर बैठे इसको प्रोसेस को आप कर सकते हो, एप्लीकेशन प्रोसेस को। पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट लिंक्ड ट्रेवल ऑथराइजेशन, आपका पासपोर्ट जो है ईटीए से लिंक होगा। मल्टीपल एंट्री फैसिलिटी हो सकती है, वैलिडिटी पीरियड मतलब आप 90 दिन के लिए अगर आपको मिला है ऑथराइजेशन तो आप उस 90 दिन में कितनी भी बार एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एंट्री होता है, आप बार बार आ सकते हो, जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप। नो फिजिकल वीजा स्टिकर रिक्वायर्ड। आप जब भी पासपोर्ट लेकर दूसरे देश जाते हो तो उस पर वीजा का, उस देश के वीजा का स्टिकर लगा होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डिजिटल कंफर्मेशन होगा, उसके जगह पर एक क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी डिजिटल एम्बेसी में लोग होंगे वो क्या करेंगे, उसको पता लगा लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन क्लियरेंस एट द पोर्ट ऑफ एंट्री, जहां पर भी एंट्री होती है पासपोर्ट की वहां पर यह पता लगाया जा सकेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। हमें देखने के लिए धन्यवाद, और इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, जिससे आपको आगे के भी करंट अफेयर मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर द टुडे, लेट्स मीट टुमारो।